हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं। जनवरी 2021 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं सभी को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, और सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे करंट अफेयर्स के साथ में। और सभी वनडे एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स अपने आप में कितना इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। और आज का सेशन में हम लोग टोटल 175 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे, और जो भी करंट अफेयर 2021 जनवरी में बना है उसको देखेंगे, और उसका अतिरिक्त एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन यानी गावी के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है दोस्तों। तो गावी का मुख्यालय कहाँ है? तो जानते हैं हम लोग का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो इनको यहाँ पे गावी का बोर्ड का सदस्य नामित किया है दोस्तों। तो गावी का मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो गावी का मुख्यालय होगा दोस्तों जिनेवा में। अब यहाँ पे गावी को समझते हैं हम लोग कि गावी एक्चुअल में है क्या चीज। तो गावी का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये संस्था का जो निर्माण हुआ था, ये संस्था का निर्माण हुआ था 2000 में। इस संस्था का स्थापना किया गया था दोस्तों, और गावी के अंतर्गत टोटल 15 कंट्रीज यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों। यानी गावी के अंतर्गत कितने 15 कंट्रीज यानी कि 15 देश यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और गावी के साथ में अगर ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो यहाँ से 22 ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे गावी का ये जो इस गावी का संगठन, गावी को स्थापना करने के पीछे एक ही मकसद था कि जितने भी गरीब देश हैं, ठीक है, जितने भी गरीब देश हैं सभी को यहाँ पे वैक्सीन यानी कि इंजेक्शन फ्री देने के लिए इस गठबंधन को यहाँ पे स्थापना किया गया था। जैसे कि अभी कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना में ऐसे बहुत सारे ऐसे देश है जो कि वैक्सीन नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, तो उन देशों को ये गावी संगठन के द्वारा, ठीक है, उन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। तो गावी का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जो कि 2000 में इसका स्थापना हुआ है दोस्तों। और इसका जो होगा मुख्यालय वो जिनेवा में है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत टोटल कितने देश हैं दोस्तों? टोटल इसके अंतर्गत काम करते हैं 15 देश। और एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिनेवा के अंदर में कितना हेडक्वार्टर है। टोटल अगर हेडक्वार्टर का बात किया जाए, सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर का बात किया जाए तो 22 हेडक्वार्टर सिर्फ और सिर्फ जिनेवा में है। जैसे कि आपका WHO का हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड का रेड क्रॉस का हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जिनेवा के अंतर्गत 22 यहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो गावी के बारे में टोटल जानकारी हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप में विकसित आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात के लिए क्या दे दिया गया है? मंजूरी दे दिया गया है दोस्तों। तो ये मिसाइल किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? हम लोग यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा किस मिसाइल को यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे आकाश मिसाइल जो कि हम लोग का क्या ये रूप से बना हुआ है, स्वदेशी रूप से बना हुआ है। तो इस आकाश मिसाइल का जो मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, तो इसको क्या दे दिया गया है दोस्तों? निर्यात करने के लिए मंजूरी दे दिया गया है। तो ये मिसाइल सिस्टम किस कैटेगरी में आता है?
तो ये आपका आ जाएगा सरफेस टू एयर, यानी कि सरफेस से लेकर ये हो जाएगा एयर, यानी कि सतह से लेकर कितना दोस्तों, सतह से लेकर हवा के बीच में ये मारक करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सरफेस से लेकर एयर तक। ओके, चलिए अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग बात कर लेते हैं कि आकाश मिसाइल है क्या। ठीक है दोस्तों, तो आकाश मिसाइल जो है एक शॉर्ट रेंज का, एक शॉर्ट रेंज का क्या है दोस्तों, एक है मिसाइल, जो कि इसका रेंज का बात करें तो रेंज का बात करें तो हो जाएगा ये 25 किलोमीटर का ये मारक क्षमता है दोस्तों। और यहाँ पे 2014 में इस आकाश मिसाइल को एयरफोर्स को दिया गया था और एयरफोर्स इसको यूज करता था। और उसके बाद में 2015 में, यानी कि एक साल के बाद किसको दिया गया दोस्तों, ये दिया गया आपको आर्मी को, यानी कि आर्मी भी इस आकाश मिसाइल सिस्टम को यूज करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे किसको दिया गया, यहाँ तो बात सही हो गया कि आकाश के बारे में हम लोग जान लिए, लेकिन इस आकाश मिसाइल सिस्टम को किसको निर्यात करने का बात किया गया है, कौन कौन सा देश को निर्यात करने का बात किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को कि यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएई हो गया, वियतनाम हो गया और फिलीपींस हो गया। तो इन सभी देशों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस आकाश मिसाइल सिस्टम को निर्यात करने का मंजूरी दे दिया गया है। किसके द्वारा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अब यहाँ पे और एक बात आता है दोस्तों कि ये आकाश जो मिसाइल है, इस आकाश मिसाइल को कौन बनाया है, तो आकाश मिसाइल को बनाया है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, BDL। तो यहाँ पे हो जाएगा, बी का मतलब हो जाएगा भारत, डी का मतलब हो जाएगा डायनामिक और एल का मतलब हो जाएगा लिमिटेड, यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा इस आकाश मिसाइल को बनाया गया है दोस्तों, जो कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये मंजूरी दे दिया गया है कि इस सिस्टम को किसको दिया जाए, इसको किसको निर्यात किया जाए दोस्तों, कौन कौन सा देश को, यूएई, वियतनाम और फिलीपींस को यहाँ पे दिए जाने का मंजूरी दे दिया गया है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों, भारतीय रेलवे के नए लग्जरी विस्टाडोम पर्यटक कोच का हाल में ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया दोस्तों। ये कोच किस सुविधा केंद्र पर निर्मित किया गया है। तो यहाँ पे एक बात आता है, भारतीय रेलवे के नए लग्जरी विस्टाडोम, ठीक है दोस्तों, क्या लग्जरी विस्टाडोम पर्यटक कोच बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो केंद्र है जो यहाँ पे बनाया गया है, वो किस केंद्र के द्वारा इसको निर्मित किया गया है, तो ये निर्मित किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ICF। आई का मतलब हो जाएगा इंटीग्रल, सी का मतलब हो जाएगा कोच और एफ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे फैक्ट्री। तो ICF के द्वारा लग्जरी विस्टाडोम पर्यटक कोच का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ICF के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों कि ICF का फुल फॉर्म तो हम लोग जान लिए। अब ये ICF है कहाँ, ICF जो है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, और तमिलनाडु एक स्टेट है, और इस स्टेट के अंदर में इसका जो राजधानी है कहाँ पे दोस्तों, इसका राजधानी है चेन्नई, और चेन्नई के अंदर में एक क्या है दोस्तों, चेन्नई के अंदर में पेरम्बूर। ठीक है दोस्तों, ये एक है पेरम्बूर। तो पेरम्बूर नामक स्थान में क्या है दोस्तों, ICF कोच फैक्ट्री यहाँ पे है, और ICF का जो स्थापना किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1955 में ICF का यहाँ पे स्थापना किया गया था, और यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है दोस्तों। तो यहाँ तक जानकारी हो गया दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि रेलवे मंत्री कौन है। ठीक है, तो रेलवे मंत्री हम लोग के अभी कौन हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे पीयूष गोयल जी। ओके दोस्तों, जो कि अभी क्या है, रेलवे मिनिस्टर हैं।
और अगर हम लोग बात किया जाए कि चेयरमैन कौन है, अभी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है, चाहे सीईओ बोल सकते हैं आप, तो वो हो जाएंगे अभी कौन, सुनीत शर्मा जी। यानी रेलवे बोर्ड के जो कौन अध्यक्ष हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कौन, सुनीत शर्मा जी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ का रेलवे मंत्री कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पीयूष गोयल जी। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया बात कि आईसीएफ कहाँ है, आईसीएफ का स्थापना कब किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों, और इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने हाल में ही किस स्थान पर मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने हाल में ही किस स्थान पर मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका कहां पे, लेह है। और ये कहां पे है दोस्तों, लद्दाख में है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आईएमडी आया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आईएमडी क्या है, तो आई का मतलब हो जाएगा आपका क्या, इंडियन, एम का मतलब हो जाएगा मेट्रोलॉजिकल, और डी का मतलब हो जाएगा डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आईएमडी का काम क्या है दोस्तों, इसका काम है कि जितने भी वेदर फोरकास्टिंग का जो काम है दोस्तों, वेदर फोरकास्टिंग का, ठीक है, तो सभी के बारे में यहाँ पे जानकारी देना आईएमडी का ही काम होता है। ठीक है, कि वायुमंडल में क्या क्या घटना होने वाली है, कब बारिश आने वाला है, कब चक्रवात आने वाला है, कब तूफान आने वाला है, सभी चीज का जानकारी आईएमडी ही देने वाला है दोस्तों। और इस तरीके से, और ये आईएमडी किसके अंतर्गत काम करती है, ये जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत ये काम करती है दोस्तों। और इसका सालाना अगर देखा जाए जो एनुअल बजट है, वो हो जाएगा 352 करोड़। ठीक है दोस्तों, वो 352 करोड़ का एनुअल बजट हो जाएगा। और यहाँ जो इसका मुख्यालय है दोस्तों, आईएमडी का मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में। और हेडक्वार्टर का बात करें वही न्यू दिल्ली हो जाएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था कब दोस्तों, 1875 में दिल्ली के अंदर इसका स्थापना हो गया था। और इसका वर्तमान में डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, डायरेक्टर हो जाएंगे मृत्युंजय महापात्रा जी। ठीक है, तो इनको भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। देखिए आकाश मिसाइल सिस्टम की स्ट्राइक रेंज कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही, सेकंड क्वेश्चन था ना हम लोग का, हाँ सेकंड क्वेश्चन में हम लोग इसका जानकारी दे चुके हैं दोस्तों कि आकाश मिसाइल सिस्टम की स्ट्राइक रेंज कितना है, तो वो हो जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। तिहान फाउंडेशन भारत का पहला स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम के लिए परीक्षण किया गया था दोस्तों, इसे कहाँ स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे जो नेविगेशन का जो सिस्टम का परीक्षण किया गया था किस फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा तिहान फाउंडेशन के द्वारा। तो उसको स्थापित कहाँ पे किया गया है, आईआईटी हैदराबाद में इस चीज को यहाँ पे स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये जो तिहान फाउंडेशन है ये एक्चुअल में है क्या, और ये काम क्या करता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मालूम है कि तिहान फाउंडेशन जो है वो क्या है दोस्तों, मल्टी डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव है। यानी कि इस तिहान फाउंडेशन का काम क्या है दोस्तों, ये मल्टी डिपार्टमेंट है, ये कोई एक काम नहीं करता है, इसके अंतर्गत बहुत सारा रिसर्च होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे रिसर्च होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसर्च होगा। कंप्यूटर साइंस में रिसर्च होता है, मैकेनिकल में रिसर्च होता है। ठीक है, फिर से आपका किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका डिजाइन में भी काम करता है, और जो हम लोग का हवाई जहाज है तो उसमें भी ये काम करता है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि तिहान फाउंडेशन जो है वो क्या है दोस्तों, क्या है, बहुउद्देशीय, ये क्या है दोस्तों, एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसका हम लोग फुल फॉर्म को देख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा तिहान
ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और अभी हम लोग का यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है दोस्तों, ये हो जाएंगे अभी हम लोग का रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो टोटल जानकारी यहाँ पे हो गया दोस्तों कि तिहान फाउंडेशन क्या है, और इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। और इस तरीके से यहाँ पे ये मल्टी डिपार्टमेंट काम करता है, और हाल फिलहाल में ही ये जनवरी में नेविगेशन सिस्टम का ये परीक्षण किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सवाल, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क हाल में ही कहाँ खोला गया है, तो वो हम लोग का हो जाएगा यूके यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंतर्गत हम लोग का यहाँ पे किस चीज का खोला गया है दोस्तों, यहाँ पे खोला गया है भारत का पहला परागणकर्ता पार्क हॉल। अब इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं आखिर ये यहाँ पे है क्या। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो नैनीताल आता है, नैनीताल के अंतर्गत जो हल्द्वानी आता है, हल्द्वानी, ठीक है दोस्तों, हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर में नैनीताल, नैनीताल के अंतर्गत हल्द्वानी आता है। तो वही हल्द्वानी में ही क्या खोला गया दोस्तों, परागणकर्ता पार्क खोला गया है। और इसमें काम क्या करेगा इन लोग, तो इसमें 40 से भी ज्यादा स्पेसीज, 40 से भी ज्यादा स्पेसीज, ठीक है, किसका किसका हो गया, बटरफ्लाई यानी कि तितली, हनी बी यानी कि मधुमक्खी, बर्ड मतलब होता है चिड़िया, और इंसेक्ट मतलब हो जाएगा कीड़ा मकोड़ा। इन लोग को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और इन लोग का 40 प्रजाति से भी ज्यादा कैटेगरी को यहाँ पे डेवलप करने के लिए भारत का पहला परागणकर्ता पार्क हाल में ही यूके में खोला गया है, जो कि हल्द्वानी में इस चीज को खोला गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, जहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा हम उसको डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया दोस्तों कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला शास्त्रीय संगीत समारोह तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है दोस्तों कि तानसेन समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो तानसेन समारोह हम लोग का एमपी में आयोजित किया गया है। और एमपी का अभी सीएम कौन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मामा जी हैं। चलिए, गावी कब बना, टीका गठबंधन बनाया गया था। गावी देखिए, आप स्टार्टिंग में इसका जानकारी दिए गए थे दोस्तों, यहाँ पे गावी जो स्थापना हुआ था 2000 में इसका स्थापना हुआ था। टोटल जानकारी हम दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा नए डिजाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच के गति से चलने की परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब जो यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग स्टडी किए थे कि रेलवे के द्वारा विस्टाडोम पर्यटक कोच का जो निर्माण किया गया है, कहाँ पे निर्माण किया गया है दोस्तों, आईसीएफ, ठीक है, कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई है, चेन्नई के अंदर क्या है, पेरम्बूर है। तो पेरम्बूर यहाँ पे में आईसीएफ कोच फैक्ट्री में ही इसका निर्माण किया गया है। तो वो कितना स्पीड से चलेगा वो बोल रहा है, तो 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये ट्रेन चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित एनिमेटर इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, रेलवे में तो ये पूछेगा ही पूछेगा। एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020, यानी कि इंजीनियर अवार्ड भी आप बोल सकते हैं। किसको दिया गया है दोस्तों, तो इंजीनियर अवार्ड आपको विनोद कुमार यादव को दिया गया है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो वो हो जाएगा सतीश व्यास जी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाल में ही इंदिरा जोसेफ वेन्योर का निधन हो गया, वो एक क्या थे,
वो एक क्या थे दोस्तों, तो इंदिरा जोसेफ वेयुअर का निधन हो गया। वो एक फेमस क्या थे, तो वो एक फेमस क्या थे दोस्तों, वो देख लीजिएगा, ब्रॉडकास्टर थे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 का विषय क्या था? क्या मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 का विषय क्या था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इनका विषय होगा सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जब मदर टेरेसा का बात आया दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये हो जाएगा कि मदर टेरेसा का जन्म जो हुआ था दोस्तों 26 अगस्त को, ठीक है दोस्तों, अगस्त को 19 यानी कि 1910 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? स्काइपो में, स्काइपजे में, ठीक है दोस्तों। जो कि उस समय किसका साम्राज्य हुआ करता था? उस समय साम्राज्य हुआ करता था ओटोमन सम्राट, ठीक है, ओटोमन सम्राट हुआ करता था। उसके अंतर्गत यहाँ पे जन्म लिए थे कब? 26 अगस्त 1910 में स्काइपजे में। ओटोमन साम्राज्य उसमें हुआ करता था। और ये कहाँ पे है दोस्तों स्काइपजे? ये है आपका नॉर्थ मैसेडोनिया में, ठीक है। देखिए हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पे नॉर्थ मैसेडोनिया में, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इनका पूरा नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा जैसा इसको इच्छा करे। एनजी, ठीक है, एनजी गोंगसे, एनजी गोंगसे बोंजा बोजा एक्सिया, ठीक है दोस्तों। तो ये इनका क्या हो जाएगा? फुल नेम हो जाएगा। और मदर टेरेसा जी को यहाँ पे अवार्ड बहुत सारा दिया गया है दोस्तों। नोबेल पीस अवार्ड भी दिया गया है, शांति का पुरस्कार भी दिया गया है, भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद गोल्डन आवर अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। और इनके कितना इंपॉर्टेंट ये है सोच के देखिए दोस्तों कि इनको मदर टेरेसा जी को नागरिकता भी कहाँ कहाँ का दिया गया है? नागरिकता आपका अल्बेनिया को दिया गया है, भारत का नागरिकता को दिया गया है, ओटोमन में दिया गया है, यूगोस्लाविया में दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे देश का इनके पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे नागरिकता है। और इनका डाइट यानी कि इनका जो निधन हो जाता है दोस्तों, वो हो जाएगा 5 सितंबर 1997 को। कहाँ पे? कोलकाता के अंतर्गत इनका निधन हो जाता है। और इनका जो टाइटल है, ठीक है, उपाधि जो दिया गया, इनका उपाधि क्या था दोस्तों? इनका उपाधि था मदर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग मदर टेरेसा के बारे में बहुत सारा जानकारी यहाँ पे देख लिया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नितिन गडकरी ने खालिस्तान में एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापना करने की घोषणा की है। यानी कि नितिन गडकरी जी ने खालिस्तान में एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। तो वो कहाँ पे? असम में। यानी नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया जाएगा। कहाँ पे? असम में किया जाएगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये लॉजिस्टिक जो पार्क होगा, वो लॉजिस्टिक पार्क का जो स्टोन रखा गया है, ठीक है, टोटल इस लॉजिस्टिक पार्क में जो खर्च आने वाला है 694 करोड़, यानी कि करोड़ इतना खर्च आने वाला है दोस्तों। और इस लॉजिस्टिक पार्क को किस योजना के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है? तो इस भारतमाला, ठीक है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना असम में किया जा रहा है और नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो नितिन गडकरी यहाँ पे क्या है? अभी रोड मिनिस्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे और कुछ चीज को बात कर लेते हैं।
और ये जो लॉजिस्टिक पार्क है, ठीक है दोस्तों, तो लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पे क्या करेगा, लॉजिस्टिक जो पार्क है वो किसके किसके साथ में ये कनेक्टिविटी करेगा, एयर के साथ में कनेक्टिविटी करेगा, रोड के साथ में कनेक्टिविटी करेगा, और यहाँ पे वाटर यानी कि वाटर के साथ में भी कनेक्टिविटी करेगा। रोड मतलब यहाँ पे रेलवे के साथ में भी कनेक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो आसाम का सीएम, देखिए यहाँ पे अब आसाम का बात आया हुआ है, तो आसाम का सीएम कौन हो जाएंगे, यहाँ पे सीएम हो जाएंगे वनंदा सोनोवाल। ठीक है, चलिए, और गवर्नर का बात करें तो गवर्नर यहाँ पे हो जाएंगे कौन, यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे हम लोग का जगदीश मुखी। तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आसाम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा काजीरंगा, मानस, दिब्रू साइखोवा, नामेरी, राजीव गांधी, औरंग। ठीक है दोस्तों, तो और अगर सबसे बड़ा नेशनल पार्क का बात किया जाए असम का, तो वो हो जाएगा कौन, काजीरंगा। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या दिया गया है, नेशनल हेरिटेज साइट में भी इसको काउंट किया जाता है काजीरंगा को। ठीक है दोस्तों, और अभी जो हाल फिलहाल में 7वां, टोटल तो पहले 6 तो था ही, 6 यहाँ पे पार्क था ही नेशनल पार्क, लेकिन अब जो नया पार्क जो यहाँ पे खोजा गया है तो वो है कौन दोस्तों, रायमोना, यानी कौन हो जाएगा, रायमोना। तो रायमोना असम के लिए नया पार्क है जो कि 7वां पार्क है, इसको भी आप लोग यहाँ पे याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त वर्ष 19-20 में, ठीक है दोस्तों, वित्त वर्ष 19-20 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की वर्तमान समय सीमा क्या है, तो 10 जनवरी 2021। ठीक है दोस्तों, ये 2021 का जनवरी का सवाल है, तो ये जनवरी का ही हम लोग सारा कुछ देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सरकार ने हाल ही में किसान, ठीक है, सरकार ने हाल ही में K-7, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे K-7 का कार्यक्रम एक वर्ष यानी कि जनवरी 2022 तक के लिए आगे कर दिया गया है। तो वो किस संगठन के अध्यक्ष हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो हो जाएंगे K-7। K-7 का कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो ये किस संगठन के अध्यक्ष हैं, तो वो हो जाएंगे इसरो। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज को बात करते हैं कि ये कहाँ स्थित है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आई का मतलब हो जाएगा इंडियन, एस का मतलब हो जाएगा स्पेस, आर का मतलब हो जाएगा रिसर्च, और ओ का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसरो का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका अगर हेड क्वार्टर का बात करें तो हेड क्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, ये हेड क्वार्टर है बेंगलुरु के अंतर्गत। और इसका स्थापना कब किया गया दोस्तों, 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना किया गया है। और अगर हम लोग इसका डायरेक्टर का बात करें, अभी हम लोग डायरेक्टर, तो डायरेक्टर अभी कौन है, K-7 है। ठीक है, के क्या हो जाएंगे, 7 है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन शाखा काम करती है, तो इसके अंतर्गत BSc शाखा काम करती है, LPSC शाखा काम करती है, SDSC शाखा काम करती है, URSO शाखा काम करती है, SAC शाखा काम करती है, और ये IPRC शाखा काम करती है। तो इसके अंतर्गत यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इतना शाखा यहाँ पे काम करता है, और इनका हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, और इनके जो अभी हेड है वो कौन हो जाएंगे, K-7। स्थापना हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम लोग क्या समझते हैं, देखिए हाल ही में भारत की पहली सोशल इंपैक्ट बॉन्ड SIB सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च करने के लिए UNDP भारत ने किस अस्थायी निकाय के साथ में हाथ मिलाया है दोस्तों, तो UNDP भारत ने किस अस्थायी निकाय के साथ में हाथ मिलाया है, ठीक है, क्या करने के लिए, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च करने के लिए UNDP ने भारत के किस अस्थायी निकाय के साथ में हाथ मिलाया है, तो ये मिलाया है पिंपरी
चिंचवाड़ नगर निगम के साथ में हाथ मिलाया है दोस्तों। कौन? यूएनडीपी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे यूएनडीपी का फुल फॉर्म को हम लोग देख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे बोलते जाते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन है हम लोग के साथ में, 175 क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी हम बोल के वहां पे आगे चल रहे हैं। आप लोग सुन के लिखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, यूएनडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा, यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब हो जाएगा नेशन, डी का मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट और ये हो जाएगा पी का मतलब प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे यूएनडीपी काम क्या करती है उस पर भी बात कर लेते हैं। यूएनडीपी जो ओवरऑल जो इसका टारगेट है वो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करता है, यानी कि मानव ह्यूमन डेवलपमेंट में ये काम करता है, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करता है। ठीक है, और ये कितने एरिया में काम करेगा? ये 4 एरिया में काम करेगा, जैसे कि गरीबी को घटाना, ठीक है, लोकतंत्र को बढ़ाना, ठीक है दोस्तों, और लोकतंत्र सरकार को बढ़ावा देना, और उसके बाद इन्वायरमेंट में काम करना, और उसके बाद ये एनर्जी में काम करना। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 विषय में यूएनडीपी काम करती है। ठीक है, और यूएनडीपी भारत में कब से काम कर रही है? 1951 से ये भारत में यूएनडीपी यहाँ पे काम कर रही है। और यूएनडीपी के अंतर्गत टोटल 43 सदस्य हैं, मेंबर हैं, और इनका जो फाउंडेड हुआ था, स्थापना का बात करें तो ये 22 नवंबर 1965 को इनका स्थापना हुआ था दोस्तों। और इनका अगर हेड क्वार्टर का बात करें तो ये हेड क्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में हेड क्वार्टर होगा, जो कि कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। आप लोगों को मालूम है कहाँ पे? ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा न्यूयॉर्क कहाँ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आईएफएससीए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन आईओएससीओ का एक सहयोगी सदस्य बन गया है। आईओएससीओ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए दोस्तों, यानी कि आईएफएससीए का एक सदस्य कौन बना? ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे आईओएससीओ का एक सदस्य कौन बना? आईएफएससीए। तो यहाँ पे आईओएससीओ का मुख्यालय कहाँ पे वो पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा कहाँ पे दोस्तों? मैड्रिड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आईओएससीओ का बात कर लेते हैं। तो आई का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल, ओ का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब हो जाएगा सिक्योरिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, सीओ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कमीशन। तो यहाँ पे फुल फॉर्म का बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका फाउंडेड का बात करें, फाउंडेड, तो ये हो जाएगा अप्रैल, यानी कि अप्रैल 1983 को इसका स्थापना किया गया। अगर इसका काम क्या, आईओएससीओ का काम क्या है, तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटीज रेगुलेटरीज के का काम करता है ये, यानी कि जितने भी नेशनल सिक्योरिटीज है उसको इसमें काम किया जाता है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज का इसका बात किया जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा क्या दोस्तों? इनका ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्टुगीज और अरेबिक। इनका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनका ये हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब हुआ, और इसका मुख्यालय कहाँ है, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लिए। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं दोस्तों? इसमें टोटल मेंबर है 224 मेंबर इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस संस्था ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए भारत के साथ में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी को विस्तार करने के लिए भारत के साथ में कौन सा ऐसा बैंक है, यानी कौन ऐसा संस्था है जो कि भारत को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया, वो भी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों? एशियाई विकास बैंक, यानी कि एडीबी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे ए डी और ये बी, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हिंदी में एशियाई विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। हेड क्वार्टर इसको कहाँ पे होगा? मनीला में, ठीक है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये हो जाएगा फिलीपींस के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे होगा? मनीला है, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे दोस्तों? फिलीपींस में है। अब ये फाउंडेड कब हुआ दोस्तों? फाउंडेड हुआ 19 दिसंबर, ओके, 1966 में इसका यहाँ पे स्थापना हुआ। और भारत इसका जो मेंबर है, भारत इसका मेंबर कब से है? 1966 से ही है, यानी जब से स्थापना हुआ है दोस्तों तब से इसका यहाँ पे मेंबर है। और अगर इनका यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल का बात करें तो कौन हो जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल का हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग उसको यहाँ पे रीडिंग कर लीजिएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल, तो क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा हुनशुंग, यानी कि हुशुंग, CHUNG, शुंग, ठीक है। और अगर यहाँ पे एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगर हम लोग का यहाँ पे अध्यक्ष को बात करें तो वहां पे हो जाएगा कौन? यहाँ पे हो जाएगा आशा कावा जी। तो आशा कावा का भी यहाँ पे हम पूरा नाम लिख दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा, आशा कावा, आशा कावा, आशा कावा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? फुल फॉर्म क्या है, इनका हेड कौन है, स्थापना कब हुआ, हेडक्वार्टर कौन है, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी ले लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल के अंदर में हम लोग का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? यानी कि सेल का फुल फॉर्म आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म है। तो इनका अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो वो हो जाएगा शोमा मंडल। तो यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो फुल फॉर्म जान लिए। इनका सीईओ हो जाएंगे यहाँ पे शोमा मंडल, और हेड क्वार्टर हो जाएगा इनका न्यू दिल्ली, और सेल का स्थापना क्या हो जाएगा? 19 जनवरी 1954। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आ चुका है कि पीएम मोदी ने हाल में ही कितने राज्यों में लाइट परियोजना शेल का यहाँ पे शिलान्यास किया? तो वो हो जाएगा 6 राज्यों के अंतर्गत। डीआरडीओ ने 01 यानी कि जनवरी 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया, यानी कि डीआरडीओ ने कितना स्थापना दिवस अपना मनाया, यानी कितनवा? तो 63rd, यानी कि 63rd स्थापना दिवस डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को ये मनाया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब थोड़ा हम लोग डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि डीआरडीओ, तो यहाँ पे डी का मतलब हो जाएगा डिफेंस, आर का मतलब हो जाएगा रिसर्च, ठीक है, एंड डी का मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट, और ओ का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका फाउंडेड का बात करें तो ये हो जाएगा 1958 में इनका फाउंडेड हुआ है दोस्तों, और हेड क्वार्टर हो जाएगा ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। और अगर इनका चेयरमैन का बात करें जाए तो जी सतीश, ठीक है, रेड्डी इनका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डीआरडीओ के चेयरमैन हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी जी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये सवाल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सुनीत शर्मा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने खालिस्तान में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ में 231 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों, तो वो हो जाएगा असम। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा गांधीनगर, यानी कि IFSCA का मुख्यालय हो जाएगा गांधीनगर। तो IFSCA का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो I का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल, F का मतलब होगा फाइनेंशियल, S का मतलब हो जाएगा सर्विस, C का मतलब हो जाएगा सेंटर, और A का मतलब हो जाएगा ऑथोरिटी। देखिए यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत सारा सवाल है, हम जल्दी से बोल के इसको आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों।
और इनका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? IFSCA का स्थापना जो हुआ था 1 जुलाई 19, ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई 1948 को इसका स्थापना हुआ था। तो IFSCA काम क्या करता है? तो आप लोग जब यहाँ पे कोई भी बैंक में जब पैसा भेजते हैं किसी को भी, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आप हमको कुछ पैसा मेरे मोबाइल पे सेंड कर रहे हैं, मेरे अकाउंट में सेंड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो सेंड करने के समय में जो बैंक के तरफ से जो आपको मैसेज जाता है ना, तो वो मैसेज देने का काम कौन करता है? IFSCA के द्वारा ही वहां पे काम करता है। यानी कि पैसा भेजने का जो रूट है, रास्ता है, उसको तैयार करता है कौन? IFSCA। यानी कि बैंक के तरफ से जो आपके पास मैसेज आता है, OTP जो आता है, तो वो सारा काम IFSCA ही करता है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा गांधीनगर। इस चीज को यहाँ पे आप लोग याद कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये सब चीज आप लोग जान लिए, ठीक है दोस्तों। और इनका जो हेड है, वो हेड कौन हो जाएंगे? इनका जो हेड है, IFSCA का जो हेड है, वो हो जाएंगे इंजीती, ठीक है, इंजीती श्रीनिवास, ठीक है दोस्तों, जो कि 1983 बैच के क्या है? IS कैडर हैं। कौन? ये आसाम, ये उड़ीसा बैच के IS कैडर है, 1983 बैच। इनका नाम है इंजीती क्या? श्रीनिवास, जो कि IFSCA का यहाँ पे अभी हेड है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है। हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र के दिग्गज थे? तो वो हो जाएंगे संगीतकार। नेक्स्ट सवाल, खालिस्तान को भारतीय निर्वाचन आयोग का उपायुक्त खालिस्तान को भारतीय निर्वाचन आयोग का क्या उप चुनाव आयुक्त नियुक्ति किया गया है, यानी कि नियुक्त किया गया है। तो कौन वो महापुरुष हैं जिनको कि उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे वो उमेश सिन्हा जी को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो अब यहाँ पे कुछ इलेक्शन कमीशन, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? तो वो हो जाता है आपका कितना? ये हो जाता है 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ दोस्तों। और इस भारतीय निर्वाचन आयोग का जो आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद है, वो 324 के अंतर्गत ही आता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग का जो अभी 24वां यानी कि 24th चीफ सी, ठीक है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि सीईई यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, उनका नाम है कौन? सुशील चंद्रा जी, ठीक है, उनका नाम क्या हो जाएगा? श्री सुशील क्या होगा? चंद्रा, ठीक है, चंद्रा। ये कितना है? 24th नंबर का है। और अगर फर्स्ट पूछेगा तो फर्स्ट हो जाएंगे कौन? फर्स्ट हो जाएंगे शिव कुमार सेन, यानी कि शिव कुमार सेन। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग टोटल जानकारी ले लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वाहाना मास्टर क्लास के लेखक हैं? तो अल्फ्रेडो कोवेलो, ठीक है दोस्तों। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? अल्फ्रेडो कोवेलो। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अल्फ्रेडो कोवेलो जो है वाहाना मास्टर क्लास के लेखक है। नेक्स्ट सवाल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वर्तमान प्रमुख का नाम बताइए। तो इनका वर्तमान जो प्रमुख है कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास, ठीक है, कार्यक्रम, उनका हो जाएगा अचिम स्टेनर। नेक्स्ट सवाल, आरबीआई ने देश भर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान का डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटलीकरण के विस्तार का मालूम करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया है। सूचकांक में कितने पैरामीटर हैं? तो वो हो जाएगा 5,
यानी आरबीआई के द्वारा जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान है उसको क्या किया गया है, डिजिटल पूरी तरीके से डिजिटल कर देना है। तो उनको लेकर के एक सूचकांक लॉन्च किया गया दोस्तों। तो सूचकांक में कितना पैरामीटर है, तो वो हो जाएगा 5 पैरामीटर है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, इस चीज को यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे आरबीआई का जब कुछ बात आया है, ठीक है, तो आरबीआई का बात यहाँ पे जब आया है तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि आरबीआई, तो आर का मतलब रिजर्व, बी का मतलब बैंक, आई का मतलब ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। आरबीआई का 35 को स्थापना हुआ था दोस्तों। और इनका पहले का नाम क्या था दोस्तों, बाद में इनको आरबीआई बोला गया, लेकिन पहले का नाम क्या था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इनका अभी गवर्नर का बात करें तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25th गवर्नर हैं, जो कि आईएएस रिटायर्ड हैं। और जो भी गवर्नर बनते हैं वो कितने साल के लिए बनते हैं, वो 3 साल के लिए गवर्नर बनते हैं। तो यहाँ पे शक्तिकांत दास है, वो है 25 नंबर का। और 24 नंबर का बात करें तो कौन हो जाएंगे, ये थे हम लोग उर्जित पटेल जी। और अगर हम लोग 23 नंबर का बात करें तो रघुराम राजन जी। ठीक है, और अगर पहले नंबर का बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सर ऑसबॉर्न। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ, इनका हो जाएगा फर्स्ट नंबर का गवर्नर। और ये आरबीआई किस समिति के अंतर्गत स्थापना किया गया दोस्तों, तो वो हो जाएगा कौन, गोरेवाला समिति के अंतर्गत इसको स्थापना किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इंडियन नेवी ने किस कंपनी के साथ में लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर सिस्टमेटिलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डेजर्ट्स का यहाँ पे क्या किया गया है, समझौता किया है गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस चीज को यहाँ पे देख लीजिएगा कि इंडियन नेवी ने किस कंपनी के साथ में लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डेजलर्स, ठीक है, लेजर डेजर्स के लिए समझौता किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों कि बूटा सिंह, जिसका हाल में ही निधन हो गया है, किस पार्टी के दिग्गज नेता थे, तो वो हो जाएगा आईएनसी। तो आईएनसी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाउंडेड कब हुआ था दोस्तों, 28 दिसंबर को 1885 में आईएनसी भारतीय कांग्रेस का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे स्थापना हुआ था दोस्तों। और लोकसभा का अभी, ठीक है, लोकसभा का अभी लीडर अगर बोला जाए तो रवनीत सिंह बिट्टू हैं। अगर राज्यसभा का बोला जाए तो वो हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि ऑपोजिशन का यहाँ पे लीडर है। अगर पहला अध्यक्ष बोला जाए कौन, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो हो जाएगा कौन, उमेश चंद्र बनर्जी। और ये जो कांग्रेस बना किसके कार्यकाल में बना, डफरिन के कार्यकाल में इसको बनाया गया था। डफरिन याद रखिएगा, डफरिन जो भारत में जो उस समय गवर्नर हुआ, अंग्रेज शासक थे ये। ठीक है, तो डफरिन, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में आईएनसी का यहाँ पे स्थापना किया गया दोस्तों। और ये स्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, यानी कि ए.ओ. ह्यूम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ए का मतलब हो जाएगा एलेन और ओ का मतलब हो जाएगा ऑक्टेवियन। ठीक है, तो एलेन यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, एलेन ऑक्टेवियन। ठीक है दोस्तों, ह्यूम, ठीक है, ह्यूम। तो इनको ए ओ ह्यूम के भी नाम से जाना जाता है। सवाल बहुत सा बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ए ओ ह्यूम का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान इंडेक्स यानी कि डीपीआई के लिए आधार अवधि क्या निर्धारित की गई है, यानी कि मार्च 2018। यानी कि आरबीआई द्वारा जो डिजिटल भुगतान इंडेक्स यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का जो आधार बनाया गया अवधि यानी कब से, ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्च
2018 से इसका अवधि बनाया गया है, तब से आप जो है डिजिटल भुगतान को यहाँ पे अवधि मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने? तो वो हो जाएगा लियोन मेडोंका, ठीक है, मेडोंका। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का हाल में ही निधन हो गया। उन्होंने भारतीय सेना के निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कर्नल नरेंद्र बुल, ठीक है, कुमार का यहाँ पे नरेंद्र बुल कुमार का यहाँ पे हाल में ही क्या हो गया? निधन हो गया दोस्तों। तो भारतीय सेना के अंतर्गत किस ऑपरेशन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो याद हो जाएगा क्या? ऑपरेशन मेघदूत। ओके, तो ऑपरेशन मेघदूत के बारे में यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं हम लोग दोस्तों कि ऑपरेशन मेघदूत जो है वो आपका 13 अप्रैल 1984 को, ठीक है दोस्तों, 1984 को ये कहां पे लड़ा गया था, कहां पे चालू किया गया था, कहां पे स्टार्ट किया गया था? ये हुआ था आपका सियाचिन ग्लेशियर में, जो कि हाईएस्ट बैटल क्या है? फील्ड है। यानी कि इसको हम लोग मेघदूत कहां ऑपरेशन चालू किया गया था? ये किया गया था सियाचिन ग्लेशियर में। कब? 13 अप्रैल 1984 को। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है, हाईएस्ट बैटल फील्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ था। ये जो ऑपरेशन था वो क्या हुआ था? सक्सेस हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल आ चुका है हम लोग यहाँ पे। विश्व ब्रेल दिवस 2019 से खालिस्तान को विश्व स्तर पर मनाया गया, यानी कि 4 जनवरी को ये मनाया गया। तो ये जो लिपि होता है ना दोस्तों, तो जो लोग वहां पे देख नहीं पाते हैं तो उन लोग के लिए लिपि किया जाता है ताकि उन लोग छू छू के, ठीक है, इस लिपि के अंतर्गत क्या किया गया था? छू छू के, यानी जो व्यक्ति देख नहीं पाता है तो उन लोग रीडिंग कैसे करेगा? तो जो भी अक्षर है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे थे, यहाँ पे रीड किए विश्व स्तर पर मनाया जाता, ठीक है। तो यही विश्व स्तर पर उन लोग क्या करता? छू करके बनाया जाता। तो छूने से कैसे मालूम चलता? तो ये विश्व जो है ना ऊपर उठा हुआ लिखा रहता, मतलब कि बी, ये जो उठा हुआ है छू करके मालूम चलता है, यानी कि विश्व, तो ऐसे छू करके, ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ रहेगा, उसको छू करके मालूम किया जाता है इस लिपि के अंतर्गत, ठीक है। चलिए तो कब? 4 जनवरी को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत को कब तक, चलिए भारत को कब तक IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी IPAP का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो 2023 तक। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? तो हो जाएगा 12। आप लोग अगर रैंक वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, लिखिएगा विकास ऑनलाइन एजुकेशन और वहां पे जाकर के आप सर्च कीजिएगा इंडेक्स वीडियो, ठीक है, तो आपको सारा चीज का इंडेक्स वहां पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किसने न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का उद्घाटन किया? तो हो जाएगा अमित शाह। नेक्स्ट सवाल। खालिस्तान सरकार ने तमिलनाडु राज्य की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है, तो वो हो जाएगा दिल्ली। यानी दिल्ली सरकार ने तमिलनाडु राज्य की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी खोला, स्थापना किया गया। तो तमिल अकादमी कहाँ खोला गया? दिल्ली में। किस सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से फिल्म से गोवा के 91 यानी 51 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई? तो वो हो जाएगा अनदर राउंड। ओके दोस्तों चलिए। भारतीय नौसेना द्वारा सौंपा गया GRSI निर्मित LUC L58 LUC सीरीज का अंतिम जहाज है, तो कौन सा है दोस्तों? वो अंतिम 8 जहाज है, ठीक है। चलिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का नाम बताइए जिनके हाल में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी गई। तो वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों? वो कोविशील्ड, यानी कि ऑक्सफोर्ड कंपनी के द्वारा इसको कोविशील्ड को बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा कोवैक्सीन, ठीक है। तो भारत बायोटेक हो जाएगा कोवैक्सीन और एक्स्ट्राजेनेका यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम हो जाएगा वहां पे क्या?
कोविशील्ड। तो भारत बायोटेक किस दवा का निर्माण कर रही है? कोवैक्सीन का। और ऑक्सफोर्ड जेनेका किस दवा का निर्माण कर रही है? वो कोविशील्ड का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है कि पीएम मोदी ने हाल में ही नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, ठीक है, 2021 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा अपने यानी कि 75वें स्थापना वर्ष को चिन्हित करने के लिए किया गया है। तो वो हो जाएगा आपका 75। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा पाकिस्तानी प्रवासी महिला कल्याण के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो किस पाकिस्तानी महिला, प्रवासी महिला, ठीक है, तो कल्याण के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया? तो वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्गत मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो मलाला यूसुफजई जब यहाँ पे आया बात, तो उसको हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। तो मलाला यूसुफजई क्या है? एक है पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जब हुआ था कहाँ पे? पाकिस्तान में हुआ था जन्म। जगह का नाम है मिंगारा। और कितना तारीख को हुआ था? 12 जुलाई। ठीक है दोस्तों, 12 जुलाई 1997 को इनका बर्थ हुआ था। और इनको बहुत कम उम्र में, ठीक है दोस्तों, अवार्ड भी दिया गया। कौन? शांति अवार्ड दिया गया है। ठीक है, शांति अवार्ड यानी कि नोबेल पीस पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। कब सम्मानित किया गया है? अक्टूबर 2014 में। किनके साथ में? मलाला यूसुफजई के साथ में, कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में, दोनों को एक साथ यहाँ पे शांति यानी कि नोबेल पीस जो पुरस्कार दिया जाता है, इन लोगों को यहाँ पे दिया गया है। और मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र की क्या नोबेल पीस को ग्रहण करने वाली क्या बन गई? महिला बन गई, जो कि 17 साल में ये हासिल किए हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय सेना ने लद्दाख की प्यांगोंग त्सो झील में निगरानी और गश्त के लिए 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ में अनुबंध किया है? तो इस चीज को याद रखिएगा। भारतीय सेना ने लद्दाख की पांगोंग झील यानी पैंगोंग बोल सकते हैं, तो वहां पे निगरानी करने के लिए 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स खरीदने के लिए 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स यानी कि पेट्रोल से चलने वाला बोट्स, ठीक है, कहां पे निगरानी करने के लिए? लद्दाख में पैंगोंग झील को निगरानी करने के लिए भारतीय सेना ने 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स को खरीदने का निर्णय लिया है। तो किस कंपनी के साथ में अनुबंध किया है दोस्तों? तो गोवा शिप यार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को उन्नत करने के लिए संगठन ने भारत में $100 मिलियन ऋण देने का मंजूरी दिया है। तो एडीबी के बारे में हम लोग पहले जानकारी ले चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख के कॉमन उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश सीजे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो वो हो जाएगा पंकज मित्तल जी। यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अब क्या होगा? कॉमन उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और उनका सीजीआई किनको बनाया गया है? तो सीजे यानी कि चीफ जस्टिस, तो पंकज मित्तल जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में बजाज ऑटो कंपनी बाजार पूंजीकरण में 1 लाख करोड़, ठीक है, रुपए पार करने के बाद दुनिया में मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। तो उनका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो बजाज ऑटो का मुख्यालय है पुणे में, जो कि हाल ही में बजाज ऑटो कंपनी बाजार पूंजीकरण में, ठीक है, 1 लाख करोड़ को भी पार कर गई है दोस्तों। तो बजाज ऑटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा पुणे में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कांग्रेस नेता बिलाल पाटिल अंदलकर, जिनका निधन हो गया है दोस्तों, वो किस राज्य के मंत्रिमंडल के पूर्व मंत्री थे? कौन? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में बचत खाता खोलने के लिए केवाईसी
खाता खोलने यानी कि VAO सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो वो हो जाएगा दोस्तों IDBI, यानी KYC खाता खोलने के लिए सुविधा शुरू करने का घोषणा कौन किया है दोस्तों, तो वो हो जाएगा IDBI। तो यहाँ पे जब एक वर्ड आया हुआ है VAI, तो V का मतलब हो जाएगा विलेज, A का मतलब हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, और O का मतलब हो जाएगा ऑफिसर, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ये होता है तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत में। ये जो होता है ये वहां का जो स्टेट PCS है उसके अंतर्गत ये VAO का पोस्ट होता है, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट होता है दोस्तों। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करें हम लोग, यहाँ पे बात करें, एक वर्ड आया हुआ है IDBI, तो IDBI, ठीक है, तो IDBI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, IDBI का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस बैंक को किस एक्ट के तहत स्थापना किया है दोस्तों, तो इस बैंक को IDBI बैंक को 1964 एक्ट के तहत इसको स्थापना किया गया है। फाउंडेड कब हुआ, 1 जुलाई 1966 को इसका स्थापना किया गया है। अगर इसका हेडक्वार्टर का बात करें तो ये हो जाएगा मुंबई में, और इनका CEO यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो हो जाएंगे कौन, राकेश शर्मा, यानी कि राकेश शर्मा यहाँ पे MD और CEO हो जाएंगे कौन, ADB बैंक का। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन AICF का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया, ठीक है, चेस फेडरेशन यानी कि ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है, किसको, संजय कपूर जी को यहाँ पे चुना गया है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया गेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आशीष पेठे जी को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, माइकल किंडो जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे, हॉकी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसे हाल में पेंगोंग झील में पूरी तरीके से सशस्त्र स्वदेशी नौकाओं को तैनात करने के लिए योजना तैयार की है। यह झील खालिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो यह झील खालिस्तान में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका झील कहाँ पे दोस्तों, ये झील लद्दाख में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उप सेना प्रमुख के रूप में यहाँ पे पदभार संभाला है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो ये है आपका लद्दाख नहीं होगा, ये आपका होगा शांतनु। ठीक है, शांतनु दयाल। ओके दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे शांतनु दयाल। तो यहाँ पे सवाल आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, सवाल का उत्तर जो है वो थोड़ा सा वहां पे आगे पीछे हो गया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला 57 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसने हाल में ही उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला, तो वो हो जाएगा कौन, शांतनु दयाल जी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो अभी हम लोग का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो जाएंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका नाम है मनोज मुकुंद नरानवे। अगर दूसरा बात करें हम लोग चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, तो एडमिरल करमबीर सिंह। अगर तीसरा बात करें तो वो हो जाएगा चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वो हो जाएगा राकेश कुमार सिंह। ठीक है, और अगर एयर, ठीक है, और उसके बाद वाटर और लैंड यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का तीनों का अगर मुख्य बात करें तो हेड ऑफ 3 जनरल, ठीक है, तो उनका नाम हो जाएगा कौन, बिपिन रावत जी।
तो हाल ही में उप सेना प्रमुख के रूप में कौन किया है, पदभार संभाला है, तो शांतनु दयाल जी, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। विश्व बैंक ने अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत सरकार और खालिस्तान के साथ में 105 मिलियन डॉलर की परियोजना का हस्ताक्षर किए हैं। तो वो कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल में ही टोया कथान 2021 और टोया कथान पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, भारत को वैश्विक खिलौना निर्माता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए टॉय कथान का आयोजन किया जा रहा है। तो वो कौन हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। तो बस आप लोगों को बस इतना से याद रखना है इसमें कि टॉय कथान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो वो हो जाएगा रमेश पोखरियाल। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, वैश्विक खिलौना निर्माता केंद्र से ये रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। तो उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर निकलने और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड स्कीम शुरू की है, एमपी। ठीक है, मामा जी का ये राज्य है। बहुत अच्छा काम है दोस्तों कि जो भी लड़के और लड़कियों जो भी है 18 साल से जब ज्यादा हो जाता है तो उनको पेड लॉन्च पेड यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही अच्छा काम है दोस्तों। और ये इस पे यानी कि सैनिटाइजिंग पे तो काम करना ही चाहिए आदमी को, और ये एमपी के द्वारा एक सराहनीय कदम है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान को कहां से हरी झंडी दिया गया दोस्तों? तो हरी झंडी का बात करें तो यहाँ पे तो 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान को गोवा से इनको हरी झंडी दे दिया गया है। साउथ एशियन ग्रुप फॉर एनर्जी नाम के, ठीक है, उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व खालिस्तान के द्वारा किया गया। तो राम विनय शाही जी के द्वारा यहाँ पे किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है शेख, तो एस का मतलब हो जाएगा साउथ, ठीक है, ए का मतलब हो जाएगा एशियन, जी का मतलब हो जाएगा ग्रुप और ई का मतलब हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष खालिस्तान को दिवंगत पत्रकार बाल शास्त्री जम्बेश्वर की स्मृति में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब? 6 जनवरी को। नेक्स्ट चलते हैं। टाटा पावर ने रूफटॉप छत सोलर सेगमेंट में MSMI, ठीक है, MSME यानी कि MSME, ठीक है, ग्राहकों के लिए आसान और सस्ती वित्त पोषण योजना की शुरुआत करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी करने की घोषणा की है? तो टाटा पावर ने MSME ग्राहक को लिए, ठीक है, आसान और सस्ती वित्त पोषण योजना का शुरुआत करने के लिए किस बैंक के द्वारा साझेदारी किया है? तो ये हो जाएगा सिडबी। तो सिडबी के द्वारा, सिडबी के साथ में यहाँ पे टाटा पावर ने हाथ मिलाया है MSME ग्राहकों के लिए आसान और सस्ती वित्त पोषण योजना शुरू करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अंटार्कटिका के लिए खालिस्तान वैज्ञानिक अभियान को 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी 2021 को रवाना किया गया। तो अभी पढ़े तो हम लोग कहां से रवाना किया, तो वो गोवा से कितना 40 को यहाँ पे रवाना किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना कि मुकेश अंबानी जो कि हम लोग का बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में कितने नंबर पे है, तो वो है 12वां नंबर में। लेकिन सबसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो वो हो जाएगा शोंग शांगचान, शोंग शांगचान, ठीक है, शोंग शांगचान ये हो जाएगा, ठीक है, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 91वें संस्करण के लिए इंटरनेशनल जूरी के चेयरपर्सन का नाम बताइए। तो पाब्लो शेंसर। नेक्स्ट, टॉय कथान 2021 कितने विषय पर आधारित है? तो 9 विषय में टॉय कथान जो कि अभी खिलौना वाला जो था वो पोखरियाल जी उसको लॉन्च किए थे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण, ठीक है, और FSSAI यानी कि फसाई तेल और वसा में ट्रांस फैक्ट्री एसिड, ठीक है, की मात्रा को साल 2021 के लिए तक रखने के लिए सीमित कर दिया गया है।
तो यानी कि फसाई, पूरा जानकारी देंगे अभी हम लोग। तो फसाई ने क्या बोला है कि कोई भी खाद्य पदार्थ में, ठीक है, तेल और वसा के मामला में 2021 तक कितना सीमित करना है, 3%। यानी कि 3% से ज्यादा तेल और वसा किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं होना चाहिए। ये ट्रांस फैक्ट्री एसिड की मात्रा को ये बोला गया है किसके द्वारा, फसाई के द्वारा। यानी फसाई के द्वारा किसी भी खाने वाला चीज में 3% से ज्यादा तेल और वसा नहीं होना चाहिए, लिमिट रखने के लिए फसाई के द्वारा बोला गया दोस्तों। तो फसाई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एफ का मतलब कि हम बार बार तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, हम लोग को पूरा भी करना है कम टाइम में, ठीक है, और अच्छा से अच्छा नॉलेज देना, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे। तो एफ का मतलब हो जाएगा फूड, एस का मतलब हो जाएगा सेफ्टी, एंड फिर एस का मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड, और ए का मतलब हो जाएगा अथॉरिटी ऑफ, आई का मतलब हो जाएगा इंडिया। तो यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हुआ फसाई का। इसका स्थापना हुआ था अंडर किसके, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत इसका स्थापना हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका काम जो है, इसका काम है कि फूड को सेफ्टी करना और फूड का जो स्टैंडर्ड है उसका क्वालिटी को ये जांचना। और किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था, 2006 एक्ट के अंतर्गत इसका स्थापना हुआ था। कब, 2011 में, अगस्त का 2011 में, ठीक है। हेड क्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली और इसका चेयरमैन हो जाएगा रीता, ठीक है, नाम में आप लिख दे रहे हैं, इनका चेयरमैन हो जाएगा रीता। अपने हिसाब से आपको इन लोग को देख लीजिएगा, टिया टिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आ चुका है हम लोग के सामने। विश्व द बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या रहेगी, 9.6। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस समय कुछ नहीं बोलना है। यहाँ पे हम लोग के सामने में विश्व बैंक आया हुआ है, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ पे हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और इसका अध्यक्ष हो जाएंगे डेविड मालपास। फाउंडेड कब हुआ दोस्तों, जुलाई 1944 को, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। तो विश्व बैंक हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, अध्यक्ष हो जाएंगे डेविड मालपास, फाउंडेड हो जाएगा जुलाई 1944। इनका इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बैंक में क्या रहता है, माल रहता है, माल मतलब कैश, तो इसका अध्यक्ष कौन होंगे, डेविड मालपास। ओके, नेक्स्ट सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक से स्माइल फाइनेंस बैंक एसएफबी का संचालन करने के लिए लाइसेंस हासिल करने वाले शहरी विकास बैंक का नाम बताइए। तो वो हो जाएगा कौन दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। किस वित्तीय संस्था ने भारत के साथ आंध्रा में 2 सड़क परियोजना के लिए 646 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एनडीबी, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एनडीबी के साथ में इनका यहाँ पे क्या किया गया है, समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, किनके द्वारा, आंध्रा के द्वारा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के साथ में एनडीबी का यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ है, समझौता हुआ है सड़क परियोजना के लेकर के 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण पर। चलिए नेक्स्ट सवाल। आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए संस्थाओं, गैर व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले खालिस्तान से अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है दोस्तों। कितना, 50 करोड़ रुपया, यानी इतना तक आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फायर आपका है कि इतना का आप अपना लेन देन आपको एनईएफटी और आरटीजीएस के द्वारा आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सब अंतरिक्ष मलबे समस्या के निपटने के लिए कौन सा देश दुनिया का सबसे पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह विकसित कर रहा है, तो वो हो जाएगा कौन दोस्तों, जापान। यानी कि देखिए अंतरिक्ष में भी क्या है दोस्तों, मलबा है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग का देश में कचरा है ना, देश बोले तो मतलब हम लोग का धरती में भी कचरा है, अब जहां भी जाते हैं कुछ गंदगी फैला देते हैं, तो जो भी अंतरिक्ष में जाता है तो वहां पर भी तो कुछ सामान को लेके जा रहा है और छोड़ दे रहा है वहां पे, तो सामान को वहां पे छोड़ने से क्या होता है ना, एक जगह से दूसरे को तैरते रहता है, तो इस तरीके से वहां पर भी क्या बन गया है, वो भी वहां पे मलबा बन गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अंतरिक्ष का मलबा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए
कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे पहला लकड़ी आधारित क्या सैटेलाइट बनाने वाला, तो नाम है उसका जापान। ठीक है, चलिए जी और जापान। नेक्स्ट सवाल, लीगल एंटिटी आइडेंटिफिकेशन एलईआई खालिस्तान संख्या है, कितना संख्या है, 20 संख्या है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। माध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली MRSAM यानी कि मिसाइल रक्षा जो है उसको हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किया गया, इसे डीआरडीओ ने किस देश के सहयोग से बनाया है, तो वो हो जाएगा आपका इजराइल। डीआरडीओ के बारे में हम लोग पहले ही जानकारी दे चुके हैं। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा, ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान कितना है दोस्तों, वो है 4%। नेक्स्ट सवाल, कारगिल के चिट्टगांव, ठीक है, चिकटन में आयोजित खेल इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कितने टीमों द्वारा भाग लेगी। यानी सीधा सा बात है, कारगिल में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में कितने टीम भाग लेंगे, तो वो हो जाएंगे 13 टीम यहाँ पे भाग लेने वाले हैं। नेक्स्ट, प्रथम श्रेणी के दुनिया के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर का 100 वर्ष में निधन हो गया, वो क्या होंगे, तो वो हो गए एलन बर्गेश। ठीक है, जो कि फर्स्ट सीरीज यानी कि फर्स्ट कैटेगरी यानी प्रथम के दुनिया के सबसे पुराने क्या है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएंगे जीवित क्रिकेटर। तो उनका भी अब क्या हो गया है, उनका भी हो गया है निधन। ओके, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इंडिया 71 ईयर इन ईयर टेस्ट द जनरी टू ट्राम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, पुस्तक के नाम का लेखक कौन है दोस्तों, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्राम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, पुस्तक के लेखक का नाम है आर कौशिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आंध्रा का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो अरुण कुमार गोस्वामी जी। तो यहाँ पे अरुण कुमार गोस्वामी जी को आंध्रा का उच्च न्यायालय का सीजीआई यानी कि सीजे मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर हम लोग भारत का बात करें, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अभी कौन है, एन रमन्ना जी है। ठीक है, एन भी रमन्ना कितना नंबर का है दोस्तों, वो हो जाएगा 48वें नंबर का। ठीक है, अगर 47वें नंबर का नाम लिया जाए तो शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, और अगर पहला सीजीआई ओमेन का नाम लिया जाए तो वो हो जाएगा फातिमा बेबी। ठीक है, और सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन सा ओमेन सीजीआई बनी, तो वो है रूमा पाल, रूमा, और ये हो जाएगा पाल। ओके, चलिए तो 48 नंबर का सीजीआई भारत का एनवी रमन्ना, 47 नंबर का शरद अरविंद बोबड़े, और पहला लेडीज महिला फीमेल सीजीआई तो ये हो जाएगा फातिमा बेबी। ठीक है, और सबसे ज्यादा सर्विंग ओमेन सीजीआई भारत का तो वो हो जाएगा रूमा जी। ठीक है, और सबसे कम उम्र का सीजीआई अगर बोला जाए तो मयंक प्रताप सिंह, फिर से सुनिएगा, मयंक प्रताप सिंह। ठीक है, जो कि 21 वर्ष के उम्र में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इनको अपॉइंट यहाँ पे कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल, ठीक है, तो आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत यहाँ पे आता है, तो आर्टिकल आता है 124 आर्टिकल के अंतर्गत भारत का उच्च न्यायालय आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने के लिए किसको किया है, घोषणा किया है, तो करण बाजवा जी को। नेक्स्ट बात करें हम लोग, ठीक है, पुरुष के टेस्ट मैच की पहली महिला मैच रेफरी का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एक मैच में चौथे अंपायर की भूमिका निभाई, तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, पोलेक्स जी हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन फेडरल अपील जज खालिस्तान को अपने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अमेरिका गारलैंड को। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल एनएसओ के पहले उन्नत अनुमान के अनुसार 2020
2021 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या रहेगी? तो वो हो जाएगा 7.7। नेक्स्ट चलते हैं विनियमित संस्थाओं पर निगरानी और मजबूत करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर COS का नेतृत्व कौन करेगा? तो वो हो जाएगा कौन? NS विश्व आनंद जी। आप लोग इस चीज को यहाँ पे इसको क्या याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। जितने भी बैंक का सवाल जो भी आता है ना, सभी को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, किस बैंक ने अपने परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC शुरू करने के लिए IIT कानपुर के साथ में साझेदारी की है? तो पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य में कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला को, ठीक है, मिट्टी पानी का अध्ययन करने और कीट नियंत्रण के उपाय सुझाव के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू किया है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक। यानी कर्नाटक सरकार ने क्या कृषि संजीवनी वैन शुरू किया गया है? किसके लिए? मिट्टी पानी का अध्ययन करने के लिए और कीट नियंत्रण का उपाय को सुझाने के लिए ये कर्नाटक सरकार ने एग्रीकल्चर के एरिया में ये काम किया है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं दोस्तों, न्यायमूर्ति हेमा कोहली को क्या होगा? को यहाँ पे उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पहली न्यायमूर्ति का बात बोल रहा है ना, न्यायमूर्ति हेमा कोहली को, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएगा तेलंगाना, याद रखिएगा। ठीक है, और तेलंगाना का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। चलिएगा, किस एसेंट मैनेजमेंट कंपनी ने पेशेंट को रोकोमैट नामक निदेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है? IDFC म्यूचुअल फंड। ठीक है, 92 नंबर का क्वेश्चन, लद्दाख की भाषा विषमता संस्कृति पहचान और भूमि की रक्षा के लिए केंद्र सरकार समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जी किशन रेड्डी जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, दुनिया की पहली डबल स्टेक जॉन हॉक कंटेनर ट्रेन की हाल में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन किस राज्यों के बीच में चलेगी? हरियाणा और राजस्थान। आरबीआई के महाप्रबंधक हरीशान ने अपनी पहली पुस्तक राउंड अंडर ओवर नोज लिखी है, तो आर गिरिधरण। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में हम लोग पहले भी जानकारी दे चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से ना देखते हुए आगे की ओर चलते हैं, और इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद कीजिएगा दोस्तों, इस चीज को कि यहाँ पे रघुराजन जी का भी एक किताब है फॉल्ट लाइन। ठीक है, फॉल्ट लाइन FAULT फॉल्ट लाइन। ठीक है, फॉल्ट लाइन इनका भी किताब है, किनका? रघुराजन जी का। ठीक है, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 95 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिनकी अमेरिकी सेना से पहले मुख्य सूचना अधिकार के रूप में पदभार संभाला? तो राजय अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, आरबीआई निम्नलिखित में से किसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? सुधांशु धुलिया जी को। देखिए, जितना भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे नियुक्त किया जा रहा है, सभी के बारे में इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो वहां पे आप लोग अभी महिला मुख्य न्यायाधीश को देखे ना, अभी कहाँ पे हम लोग देखे, कहाँ पे देखे दोस्तों? तेलंगाना में हेमा कोहली जी को तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे बनाया गया है। तो आप लोग भी इस चीज को यहाँ पे देखिएगा, जितना भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे उच्च न्यायालय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गुवाहाटी, यहाँ पे आरबीआई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसे गुवाहाटी का उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो सुधांशु धुलिया जी को। यहाँ पे देख लीजिएगा, आरबीआई नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे होगा, न्यायमूर्ति खालिस्तान को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है दोस्तों। तो वहां पे आप लोग देख लीजिएगा, क्या होगा? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। तो जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी को यहाँ पे क्या दिलाया गया है? उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट सवाल, आरबीआई में हाल ही में LEI की घोषणा की है, जो कि अप्रैल से बड़े मूल्य के लेन देन के लिए अनिवार्य है।
ठीक है। तो LEI में L का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है लीगल। देखिए फुल फॉर्म हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। L का मतलब हो जाएगा लीगल, हम लिख दे रहे हैं, चलिए द लीगल, द लीगल एंटिटी, एंटिटी आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, ठीक है। तो एल का मतलब लीगल, ई का मतलब एंटिटी और आई का मतलब फिर से आइडेंटिटी। तो यहाँ पे LEI हो जाएगा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने में खालिस्तान को भारत में ब्रिटिश उपायुक्त नियुक्त किया गया है, तो अलेक्जेंडर एलिस को, ठीक है। तो ब्रिटिश उपायुक्त भारत में किसको नियुक्त किया गया है, अलेक्जेंडर एलिस जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, तो राघवेंद्र सिंह चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। खालिस्तान को भारत में ब्रिटिश उच्च न्यायालय नियुक्त किया गया है, तो अलेक्जेंडर एलिस। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए IHS मार्केट के अनुसार 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या है, तो यहाँ पे 8.9, ठीक है। तो GDP, ठीक है। तो इस सब को यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत सारा बैंक का भी यहाँ पे दिया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की मुख्य समिति का प्रमुख समाधियों का नियुक्ति किया गया है, वो है कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। तो UNSC का यहाँ पे फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फॉर्मेशन इसका कब हुआ था दोस्तों, फॉर्मेशन का बात करें तो 24 अक्टूबर को हुआ था 1945 को, ठीक है दोस्तों 1945 को। और इसमें कितने मेंबर है, इसमें मेंबर है 15 मेंबर हैं, और इसमें भारत भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, यानी कि भारत भी शामिल है। अगर UNSC का हेडक्वार्टर का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर होगा न्यूयॉर्क, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और इसका अध्यक्ष को बात करें तो UNSC का अध्यक्ष होगा दिमित्री मेलिंस्की, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डिमिट्री, डिमिट्री मोंग, ठीक है दोस्तों। यहां पे हो जाएगा मोलेंस्की, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो डिमिट्री मोलेंस्की जो हो जाएंगे UNSC का यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। तो सभी के बारे में जानकारी ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा घोष का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से, तो वो थी एकेडमिशियन, ठीक है। गाइडेंस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह यानी कि 1 का हाल ही में किसके द्वारा ये परीक्षण किया गया दोस्तों, तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं। सत्या पॉल का हाल ही निधन हो गया, उनका पेशा क्या था, फैशन डिजाइनर। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार के संबंध में सतर्क नाम के मोबाइल ऐप का लॉन्च किया, वो हो गया जम्मू कश्मीर। हाल ही में मध्य अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति तो डेरा ने पुनः राष्ट्रपति चुनाव जीता है। मध्य अफ्रीका गणराज्य की राजधानी क्या है, तो वो हो जाएगा बुंगी। अभिषेक यादव को निम्नलिखित में से किस खेल महासंघ के पहले उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो हो गया फुटबॉल। नेक्स्ट सवाल, किस बैंक ने शौर्य सैलरी अकाउंट की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो वो हो जाएगा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं कि बंधन बैंक का स्थापना हुआ 2001 में। इनका CEO का बात करें तो वो हो जाएगा चंद्रशेखर घोष, और ये चेयरपर्सन का बात करें तो हो जाएगा अनूप कुमार सिन्हा, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर हो जाएगा तो वो हो जाएगा कोलकाता। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेजन के जेफ बेजोस से आगे निकल गया कौन, एलॉन मस्क, पागल सुल्तान। चलिए एलॉन मस्क ये रिवोल्यूशनरी आदमी है यार, क्या बताएं इनको, ठीक है। तो एलन मस्क किस किस कंपनी का मालिक है दोस्तों, तो एलन मस्क स्पेसएक्स का मालिक है, टेस्ला का मालिक है, ठीक है, नॉरलिंक का मालिक है,
द बोरिंग कंपनी का मालिक है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा यहाँ पे कंपनी का एलन मस्क मालिक है। और अगर बात करें हम लोग का जो अमेजन का जो मालिक है वो जेफ बेजोस है। तो जेफ बेजोस ऐसा बात नहीं कि सिर्फ अमेजन का ही है, तो यहाँ पे और भी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, और भी है। और इनका जो जेफ बेजोस का यहाँ पे अमेजन कंपनी का जो यहाँ पे संस्थापक हुआ था वो 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई 1994 को अमेजन का यहाँ पे संस्थापना हुआ था। और ये स्थापना इसको किया गया था। और अमेजन का सीईओ कौन है? जेफ बेजोस जी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। एडुकॉन 2020 का क्या विषय है? तो यहाँ पे हो जाएगा इनवाइशनिंग एडुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। ओके, चलिए तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों। एडुकॉन 2020 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये क्या, इनका थीम यानी कि विषय। अगर बात करें हम लोग, ठीक है दोस्तों, तो एडुकॉन 2020 का ये हो जाएगा विषय। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है। प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई दिवस भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए खालिस्तान को दो साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा 9 जनवरी। यानी सीधा सा बात यही है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा 9 जनवरी, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे दिवस पूछा था प्रवासी दिवस, तो अभी पूछा है कि इसका विषय क्या है? तो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, यानी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो इनका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा इनका क्या, थीम यानी कि विषय। आप लोग यहाँ पे एक चीज को याद रखिएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे थीम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 2 दिवसीय वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन एडुकेशन 2020 का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि शिक्षा मंत्री है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सोने और हीरे का उत्पादक देश मध्य अफ्रीका गणराज्य की आबादी 4.7 मिलियन है। मध्य अफ्रीका गणराज्य की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा फ्रैंक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस स्तर पर कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व स्तर पर, यहाँ पे छूटा हुआ है क्या, विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कि जो एक बूढ़े पूर्व विदेश मंत्री थे, ठीक है, जो ओल्ड हो गए थे, मंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो गुजरात, यानी कि माधव जी सोलंकी का निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हरित ऊर्जा परियोजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए IREDA और NHPC के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का अवधि क्या है? यानी कि IREDA और NHPC के बीच में क्या हुआ है दोस्तों? एक यहाँ पे समझौता हुआ है, समझौता ज्ञापन पर साइन हुआ है। तो उसका अवधि कितना है दोस्तों? तो उसका अवधि यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5 साल इसका अवधि यहाँ पे हो जाएगा। तो IREDA यहाँ पे आया हुआ है, तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। I का मतलब हो जाएगा इंडियन, R का मतलब हो जाएगा रिन्यूएबल, E का मतलब हो जाएगा एनर्जी, D का मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट, और यहाँ पे A का मतलब हो जाएगा एजेंसी, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो हम लोग न्यू दिल्ली हो जाएगा। और कब इनका स्थापना हुआ था? तो 11 मार्च 1987, यानी कि 1987, कब? 11 मार्च को स्थापना हुआ था, ठीक है। और CEO अगर IREDA का बात करें तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे श्री प्रदीप कुमार दास।
ठीक है दोस्तों, बोल रहे हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पे इसका बात करें तो यहाँ पे एन का मतलब हो जाएगा नेशनल, ठीक है, एच का मतलब हो जाएगा हॉर्सी, और पी का मतलब होगा पिक्चर्स, और सी का मतलब हो जाएगा एसोसिएशन, ठीक है। इनका यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। और सीईओ या फिर अध्यक्ष बोले तो बॉल्स कटर, एनएचपीसी का अध्यक्ष हो जाएंगे बॉल्स कटर, फिर से बोल रहे हैं बॉल्स कटर, ठीक है। और हेड क्वार्टर एनएचपीसी का हो जाएगा फरीदाबाद, ठीक है। और इनका स्थापना जो हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 15 अक्टूबर 96 को, यानी कि 1966 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सुमोन गुहा को जो बिडेन संक्रामक प्रशासन द्वारा खालिस्तान के वरिष्ठ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे दक्षिण एशिया, ठीक है, यहाँ पे इसको नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, जापान ने हाल ही में भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए कितनी राशि का समर्थन किया है, तो 2113 करोड़, ठीक है। जापान ने हाल ही में भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए कितनी राशि का समर्थन किया है, तो 2113 करोड़। नेक्स्ट सवाल, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का संस्करण पश्चिम बंगाल में हाल ही में आयोजित हुआ, तो वो कौन सा संस्करण था, 26th संस्करण था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया, ठीक है, कॉलिंग 2021 नाम की एक कॉफी टेबल बुक जारी की गई। तो इस बुक का किसका विचार था, तो इनका बुक का विचार था विजय जॉली। नेक्स्ट, 7वीं व्यापार नीति समिति के लिए भारत का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल किसके नेतृत्व में था, तो अनूप बदावन। नेक्स्ट हो जाएगा, सवाल देख लीजिएगा आप लोग, ट्विटर इंक, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्विटर इंक ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आधिकारिक सरकारी खाता पर पोस्ट किए गए नए ट्वीट्स को हटा दिया है, और उसके प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अकाउंट या खाते को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये डायरेक्ट क्या होगा, पोटश। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों कि जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि उसका भी अकाउंट, उनका भी अकाउंट को यहाँ पे क्या किया गया था, उनका अकाउंट को यहाँ पे हैक किया गया था, यानी कि डिलीट कर दिया गया था कुछ देर के लिए, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था, देख लीजिएगा इसको, डायरेक्ट पोटश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडोनेशिया के श्री विजय एयर का एक यात्री विमान जो है, जो 62, ठीक है, लोगों को लेकर जा रहा था, वो जब जकार्ता से पानी में गिर गया, विमान का क्या है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे हमको कुछ लग रहा है गड़बड़ी, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। इंडोनेशिया के, ठीक है, श्री विजय एयर का एक यात्री विमान, ठीक है ना, यात्री विमान जो 62 लोगों को लेकर जा रहा था, वो जकार्ता से पानी में गिर गया, वो विमान कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रहा है, थोड़ा सा इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे बिडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, तो वो हो जाएगा तरुण छावड़ा जी को यहाँ पे ये क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 26वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड सुपरस्टार और मुंबई से पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर ने भाग लिया, तो नाम हो जाएगा कौन दोस्तों, तो वो नाम हो जाएगा यहाँ पे शाहरुख खान जी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने चेन्नई पोर्ट पर तटीय अनुसंधान वाहन CRV लॉन्च किया, तो वो होगा सागर अन्वेषण। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल खालिस्तान को मनाया जाता है, तो कितना 12 जनवरी, इसी दिन हम लोग का क्या स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो ICR के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित GDP 10.1, ठीक है, 51 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIFI को फोकस
ठीक है, देश कौन सा रहा तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। जब IFFI का बात आया तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आई का मतलब यहाँ होगा इंटरनेशनल, एफ का मतलब होगा फिल्म, एफ का मतलब होगा फेस्टिवल और आई का मतलब हो जाएगा ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका फाउंडेड कब हुआ था दोस्तों? इनका फाउंडेड हुआ था 24 जनवरी 1952 को। ठीक है, और ये किस गवर्नमेंट के द्वारा होस्ट किया जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा। ठीक है, और इसको हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के नाम से भी इसको जानते हैं, और हर साल इसको यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, तो 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को फोकस कौन सा देश रहा? वो रहा बांग्लादेश। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाल ही में आईसीसी बोर्ड की बैठक के लिए बीसीसीआई के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? तो वो हो जाएगा क्या? जय शाह। ठीक है, ठीक है, तो क्या देखिए यहाँ पे किस्मत है जय शाह जी का। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग आईसीसी का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आईसीसी, आई का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल, सी का मतलब हो जाएगा क्रिकेट, फिर से सी का मतलब हो जाएगा काउंसिल। इनका स्थापना कब किया गया था दोस्तों? इनका स्थापना किया गया था 15 जून 1909 में आईसीसी का स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर का बात करें तो ये हेडक्वार्टर हो जाएगा कहाँ पे? दुबई। ठीक है, जो कि यूएई में स्थित है दुबई। और अगर इनका सीईओ का बात करें तो कौन हो जाएगा? मनु शाहनी जी होंगे। और इनका अध्यक्ष का बात करें तो क्या होगा? जॉर्ज बार्ले। ठीक है, जहां तक ये बात करें मेंबर का तो 105 मेंबर है इसमें आईसीसी में। और जहां तक बीसीसीआई का बात करें तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा तो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे सौरभ गांगुली। और फाउंडेड कब हुआ था? 1928 को फाउंडेड हुआ था, दिसंबर 1928 को। और इनका वाइस प्रेसिडेंट का बात किया जाए तो राजीव शुक्ला जी है, और सेक्रेटरी का बात किया जाए तो जय शाह जी हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो पूरा जानकारी आईसीसी और बीसीसीआई के बारे में दे दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का हाल में निधन हो गया। उनका पेशा क्या था? तो वो पत्रकार थे। सड़क परिवहन और राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का आयोजन कब से कब किया गया? तो 8 जनवरी से 17 फरवरी तक। नेक्स्ट, नील सिहान जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? एक पत्रकार थे। जिगमेट डोलमा ने हाल ही में ढाका मैराथन 2021 के चौथा स्थान हासिल किया। ये सीन नहीं है दोस्तों, ये है यहाँ पे स्थान। ठीक है, स्थान हासिल किया। वो भारत के किस राज्य से हैं? तो वो लद्दाख राज्य बोले चाहे केंद्र शासित बोले। ठीक है, चलिए। सबसे अधिक उम्र के जीवित ओलंपिक चैंपियन एग्रेंस के लेटी ने हाल ही में अपना 100वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? तो हंगरी। हाल ही में 2021 में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई, 158 क्या यहाँ पे 158 जयंती मनाई गई। चलिए, निम्नलिखित में से किसे कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आर.एस. शर्मा जी को। नेक्स्ट चलते हैं। द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास की बीचिल 2021 का संस्करण 12 और 13 जनवरी को आयोजित किया गया। तो यहाँ पे आयोजित किया गया द्विवर्षीय अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी बीचिल 21-2021 का संस्करण 22। कितना संस्करण? यानी कि दूसरा संस्करण इसको यहाँ पे उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों, खादी प्राकृतिक पेंट किससे विकसित किया जाता है? खादी और ग्रामोद्योग उद्योग से। स्वामी विवेकानंद ने खालिस्तान में रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की, तो 1 मई 1897 को। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या था? देख लीजिएगा दोस्तों। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो 85। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान का पासपोर्ट सबसे मजबूत है, नंबर 1 रैंक है। ठीक है, भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता 2021 की अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर सचिव अजय कुमार ने अपने समक्ष वियतनामी के उप रक्षा सचिव के साथ की। यह संवाद का वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? ठीक है, तो वो हो जाएगा 13वां। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली
प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एस वाई कुरैशी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित वन प्लेनेट समिति 2021 का मेजबान देश कौन सा रहा? तो वो हो जाएगा कौन? फ्रांस हो जाएगा दोस्तों। आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपका क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आरबीआई में वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? तो वो होगा महाराष्ट्र। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो हो जाएगा फ्रांस। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रांस देश ने 2021 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर रैंक 1 लाया है। इससे पहले हम क्या बोले थे, वहां पे जापान बोले थे, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। वेद मेहता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? एक लेखक थे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन द्वारा देश वापसी के बाद भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सूरीनाम का भारतीय मूल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। मणिपुर के राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला के द्वारा लिखी मेकिंग ऑफ जनरल ऑफ हिमालय इको पुस्तक का नाम विमोचन उद्घाटन खालिस्तान में किया गया। तो कोनशम हिमालय सिंह के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया दोस्तों। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के 4वें संस्करण का उद्घाटन खालिस्तान में किया गया। तो वो हो जाएगा मणिपुर। दिसंबर 2020 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या रहने वाला है? 4.59। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द पॉपुलेशन स्मिथ इस्लामिक फेस्टिवल प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे? तो एस वाई कुरैशी। खालिस्तान की नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव मनाया गया। 7 दिन तक लंबे इस कार्यक्रम का नुब्रा एडवेंचरस क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। कहाँ पे है ये नुब्रा घाटी? तो ये लद्दाख में है। ठीक है, वन प्लेनेट समिति 2021 का विषय क्या था? देख लीजिएगा, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा पर ब्याज दर से संबंधित निर्देशकों के स्कूल प्रावधानों का पालन ना करने पर न ड्यूशन बैंक एग्री पर कितना का जुर्माना लगाया? 2 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, एक बात याद रखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जुर्माना लगाया है किस पर? 2 करोड़ का। किस पर? न ड्यूशन बैंक एनजी पर। ठीक है, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में सहयोग किया है? तो वो हो जाएगा फ्लिपकार्ट के साथ में। ठीक है, किस अस्पताल में इस बार लगातार तीसरे वर्ष कायाकल्प पुरस्कार जीता? तो एम्स भुवनेश्वर ने। ठीक है, एम्स भुवनेश्वर ने। चलिए, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी को फ्लेक्चर स्कूल द्वारा डिजिटल इवोल्यूशन स्कॉलर अवार्ड, ठीक है, 2020 के अनुसार ब्रेकआउट अर्थव्यवस्था में भारत का रैंक क्या रहा? 4था स्थान रहा। हाल ही में सदर जापारोवा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो वो हो जाएगा किर्गिस्तान। भारत में सशस्त्र बलों द्वारा प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को पूर्व सैनिक दिवस वेटरन्स डे मनाया जाता है, तो 14 जनवरी को। डी प्रकाश राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस फील्ड से थे? तो सोशल एक्टिविस्ट से। बोफा सिक्योरिटीज के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है दोस्तों? तो 6.7। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का नेतृत्व करेगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोफा सिक्योरिटी अनुसार देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमा, देखिए यहाँ पे जो इससे पहले जो वहां पे छूटा हुआ था, तो क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का नेतृत्व करेगा? तो वो सुभाष चंद्र खुटिया। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट हुआ 2 बार। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोगों विशेष रूप से छात्रों के बीच बुनियादी अग्रिम सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए फायर पार्क का उद्घाटन किया है? तो फायर पार्क कहाँ पे? उड़ीसा में। ओके दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन, ठीक है,
कंपनी टेस्ला ने खालिस्तान में एक सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, तो वो है बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु शहर में क्या होगा, यानी कि एलन मस्क टेस्ला कंपनी ने क्या कराया, रजिस्ट्रेशन कराया है दोस्तों, ठीक है। और यहीं से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाया जाएगा। डिजिटल इनोवेशन स्कॉलर अवार्ड के लिए तीसरे संस्करण में किस देश ने ब्रेकआउट अर्थव्यवस्था में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो वो होगा चाइना, ठीक है दोस्तों, वो चीन नहीं है, ये है स्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रमुख यूएसबी इन्वेस्टमेंट बैंक ने मार्च में सप्ताह होने वाले चालू वित्त 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के खालिस्तान प्रतिशत नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है, तो कितना 7.5, इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट हम लोग के सामने में यहाँ पे सवाल है दोस्तों कि टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल द्वारा डिजिटल इनोवेशन स्कोर कार्ड किसके द्वारा साझेदारी में तैयार किया है, तो वो हो जाएगा मास्टर कार्ड। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल उधार में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण भी नियमित और अनियमित हितधारकों की डिजिटल उधार गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है, तो वो आरबीआई, यानी कि आरबीआई ने एक कार्य दल का गठन किया है जिसके द्वारा ये देखेगा कि कौन सा धोखाधड़ी कौन कर रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, लाभकारी है या नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए या फिर आप कंपटीशन का तैयारी करने के लिए, जीके जीएस का तैयारी करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप विकास ऑनलाइन एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना है आपको विकास ऑनलाइन एजुकेशन, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। चलिए